Assalamu alaikum everyone. We have discussed in our previous video of industrial sector. Basically हमने उसके अंदर क्या डिस्कस किया था, उसकी ओवरऑल डिवीजन, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉजेज बिहाइंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान. अच्छा, ये चीज़ हमने कवर कर ली थी. काफ़ी सारे कॉजेज, 10 कॉजेज हमने कवर कर लिए थे इन आवर प्रीवियस वीडियो विच इज़ पार्ट 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान. लेट्स स्टार्ट और वीडियो. तो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस, बेसिकली एक ओवरव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस एक मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी इंडस्ट्रियल लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर. ठीक है, देन कम्स हमारी फ्लॉट पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फिर आ जाता है हमारा स्ट्रक्चरल एक इशू था जो कि एनर्जी क्राइसिस है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, जिसके अंदर रेड टेपिज्म एंड डिफरेंट पावर सेंटर्स वाला इशू हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्कस किया. डिफेक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखा हमने, और हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी जो कि नहीं है, और ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एबिसिमल इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिमेनिंग चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनफेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो ही स्टेबल नहीं है. सही है, ड्यू टू दी. इसके अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो ऊपर हमने पॉलिसीज़ के अंदर जिक्र किया, उसके अंदर आप ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी जिक्र कर सकते हैं, पॉलिटिकल केओस कह लें बेसिकली. अच्छा, अब यहाँ पे है कि वीक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या करता है, एक फाइनेंशियल रिस्क की तरफ लेके जाता है. इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सेस टू द क्रेडिट. एक्सेस टू द क्रेडिट का मतलब है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स लो हों और लोगों के पास एक्सेस हो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने का, ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके. बिजनेस रन मोस्टली ऑन क्रेडिट पे चलते हैं, ऑब्वियस सी बात है. पाकिस्तान हैज़ नो ईज ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट. उनके ज़्यादा हैं. अभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट 16% पे चला गया है. इट्स एन ह्यूज इंटरेस्ट रेट सिंस, मैं वो कह रहे हैं लास्ट 23 ईयर्स, जब जिसका हमारा हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तब से ये सबसे ज़्यादा इस साल हो गया. ठीक है, 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, जैन के अंदर. ठीक है, देन कम्स इन्फ्लेशन, जो कि हमारा सेकंड इंडिकेटर है. इन्फ्लेशन होती है जो कि कांस्टेंट और चेंजिंग. अभी हमारी इन्फ्लेशन हो गई 30% से क्रॉस हो गई. डबल डिजिट के अंदर भी 30% इन्फ्लेशन हो गई है, फूड इन्फ्लेशन बेसिकली, और बाकी भी काफ़ी सारा 27% चल रही है. ठीक है, इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी. की टैक्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप ओवरऑल फैसिलिटेशन दे सकें जो कि टैक्स अदा करते हैं. और फिर टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए, टैरिफ रैशनलाइजेशन होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए जिसको आप इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए. और ये सारी चीज़ों को आपका जो एक्सचेंज रेट है वो लेवल पर होना चाहिए. अच्छा, ये तो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक होगा तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी. देन कम्स डेफिशिएंसी ऑफ द स्किल लेबर, कि स्किल लेबर नहीं है. अब यहाँ पे चाइना का केस इन पॉइंट ये है कि चाइना ने स्किल लेबर पे काम किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है. इस तरीके से इसका वो एप्पल का CEO जो था उसने यही बात की थी रिसेंटली कि चाइना के अंदर बिजनेस करने का फ़ायदा ये है कि दे हैव चीप लेबर एज वेल एज एडवांस एज वेल एज कंड्यूसिव पॉलिसीज़. ठीक है, तो कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करती हैं जहाँ उन्हें लेबर सस्ती मिलती है, ताकि उनके प्रोडक्ट सस्ते बन सके. जो कि अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली आपकी लेबर भी एक्सपेंसिव है और पॉलिसीज़ भी, रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ पे पॉलिसीज़ भी ईज हैं जो कि चाइना ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी. ठीक है, तो हमारे पास अगर स्किल लेबर, मैंने जैसे बताया 63% हमारी पॉपुलेशन यूथ है, तो यूथ अगर स्किलफुल हो जाए, यूथ अगर स्किल्ड लेबर हो जाए, तो उसकी वजह से कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट करेंगी. मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर सही होगा, लेबर आपकी स्किल्ड होगी, तो वो ग्रो करने शुरू हो जाएगी. अगला पॉइंट है प्रोविंशियल प्रोजेडिस. प्रोविंसेस के जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोविंसेस के जो लैंड्स का इश्यूज होता है, सेंट्रल प्रोविंसेस का इशू चल रहा है, उसकी वजह से एक तो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेशन नहीं मिल पा रही. ठीक है, इसके अंदर जैसे केस आपका मिसाल लेते हैं, सिंपल एक डैम्स ही कंस्ट्रक्ट जो हो रहा है, दयामर भाषा डैम का, वो इशू चल रहा है कि उनके रिलेशन आपस में मसले चल रहे हैं. फिर वाटर क्राइसिस जो चल रहा है हमारा, इसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर क्राइसिस भी ऐड नहीं किया, वाटर क्राइसिस भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, टेररिज्म एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसकी वजह से एक हमारी इमेज टार्निश इमेज होती जा रही है, इमेज का इशू आ जाता है. ठीक है, TTP, BLA, इंडियन एग्रेशन हो गया, तो इसकी वजह से हमारे लोग कंट्रीज़ जो हैं अंदर, उसका एक तो इमेज ख़राब होता है, और उसकी वजह से प्रोमोट ना तो इंडस्ट्रीज़ प्रोमोट होती हैं. ठीक है, और ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लैक करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, लोग कंट्रीज आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करते. लैक ऑफ कैपिटल एंड लिमिटेड मार्केट्स. ठीक है, कि हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल नहीं है और लिमिटेड है. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने हाईलाइट किए थे, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि आपके यहाँ पे कि फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते. ठीक है, इसको आप कहते हैं लैक अनप्रोडक्टिव
इन्वेस्टमेंट्स, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं इसको। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स हो गया, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया। तो लोगों का यहाँ पे ये काम है कि वो अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको एज अ बिजनेस एसेट यूज़ करते हैं और उसके ऊपर पैसे को अपना डबल करते जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, कोई इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं होती, कोई इनोवेशन नहीं होती, कोई एंटरप्रेन्योर का एक कल्चर नहीं डेवलप होता। तो ये करने की हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो कि बता रही है कि ये वाला भी एक स्ट्रक्चरल इशू है, इसको भी डील करने की ज़रूरत है कि हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करें, ठीक है। यहाँ पे एक बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, शायद करदार की ये है कि society has been subjected to the extreme inequalities in the distribution of the wealth and income. This has impacted on the consumption pattern। के यहाँ पे ये मसला है कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ चल रही है, एलीट कैप्चर हुआ हुआ है और जो अगर एक गरीब बंदा है वो इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे तो उसकी वो ज़ाया हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ थे जो कि हमने डिस्कस किए इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सॉल्यूशंस रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आ गया कि भाई विल ऑफ गवर्नमेंट कह लें या विल ऑफ पॉलिटिशियंस कह लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल ऑफ पॉलिटिशियंस कह लें, जो कि मैंने पहले ही बताया था बुक के अंदर अकबर अज़दी की, कि एक प्रायोरिटीज इसको सेट करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आपकी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल एजेंडा ऑन कह लें या पॉलिटिकल एजेंडा ऑन इकॉनमी कह लें या इकोनॉमिक चार्टर कह लें, कुछ भी कह लें, कि ऑब्वियसली यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें और इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करें, विल आएँ और पॉलिसीज़ को सस्टेनेबल बनाएं। नेक्स्ट कम्स इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने जैसे बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टेबल करने की ज़रूरत है, लोगों को लोन्स, चीप लोन्स देने चाहिए, रैशनलाइज टैक्स पॉलिसी रैशनलाइज की जाए, कि टैक्स रैशनलाइजेशन होनी चाहिए टैक्स के अंदर, के इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएँ, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 के अंदर यही बात स्टेटिस्टिक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो 61.2% है, ठीक है, ऑफ जीडीपी, और डायरेक्ट टैक्सेस आर ओनली 38.2% जीडीपी के हिस्से में आते हैं। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन बियर करती है आम आवाम, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस लगाने की जरूरत है, रैशनलाइज पॉलिसी होनी चाहिए टैक्स की, और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए जाके एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो, सही है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें। ये 2 पॉइंट हो गए। 9 कम्स अपग्रेड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, जो कि मैंने बताया 45 आवर्स लगते हैं हमारे कार्गो को क्लियर होने में और 9 आवर्स लगते हैं सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को क्लियर होने में, इंडिया को इससे भी कम लगते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, ट्रेड फैसिलिटेशन करने की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की ज़रूरत है, रूट्स को हमें सस्ते करने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करें जो कि इकॉनमी को सस्टेन करेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्री एम्प्लॉयमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाई स्कूल्स वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, अपग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ द एग्जिस्टेंस वर्कफोर्स, जिसको आपको अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, इंटर्नशिप्स और स्टिपेंड्स भी देनी चाहिए। तो ये सारी जब चीज़ें आप देंगे तो ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका स्किल डेवलपमेंट होगी और चीप लेबर आएगी और स्किल लेबर आएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, जिसको आप कहते हैं क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। एक ही जगह पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को आप लगा देंगे तो उसकी वजह से ग्रो करेगा, जिसको आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी हम करते जा रहे हैं। फैसलाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये करते हैं, पोर्ट कासिम के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर भी यही चीज़ होती जा रही है। एग्जाम्पल दिए सियालकोट स्पोर्ट्स सिटी जो है ना, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, वो एक साथ बहुत सारी जगह पर लगी हुई है। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्किल इंप्रूव होता है, नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, नॉलेज एक्सचेंज होती है और प्रिक्योरमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एक साथ एक जगह पे आपकी सप्लाई आ रही है और वहीं से आपका एक्सपेंस जाता जा रहा है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन का कॉन्सेप्ट। देन कम्स वर्क ऑन द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, कन्वेंशनल से ग्रो करके टेक बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर प्रमोट करें, जिसको आप सिलिकॉन वैली जो है वो पूरा बेस ही अमेरिका की इकोनॉमी बेस्ड नॉलेज पे करती है। नॉलेज अ पावर फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डॉक्टर अताउर रहमान ने ये बोला, पाकिस्तान नीड्स अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी टू ग्रो, जिसके अंदर नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है, इट इज़ बेसिकली अ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिलेट करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद साथ साथ इनोवेशन भी की जाए, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ गई आपकी इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज, एडवांस टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, इनकरेजिंग एंड इनोवेशन द इकोनॉमी एज अ होल। अब इकोनॉमी को वो ग्रो करती है इन सारी इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज के अंदर। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट should give incentives to the incubators and startups को इंसेंटिव देना चाहिए, जो कि यूएस हम देख सकते हैं। यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस नेशनल स्कीम प्रोवाइड ग्रांट देती है गूगल सर्च इंजन को,
टेस्ला को भी उन्होंने शुरू में $50 मिलियन दिया था वर्ड फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से। तो सपोर्ट करती हैं वो इस तरह की नॉलेज इकोनॉमी को ग्रो करने में। देन कम्स वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर हम वैल्यू एडिशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें अपनी प्रोडक्ट्स की ताकि एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकें। शुड सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ द वैल्यू एडिशन इन द फाइनल प्रोडक्ट्स। सिंपल हम रॉ मटेरियल पे बेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारी मार्केट जो कम्पीट करते हैं ना हम ऑन द बेसिस ऑफ, जो इंटरनेशनल कंपटीशन हमारा है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस होता है। हालांकि प्राइस पे कम्पीट नहीं किया जाता, इनोवेशन प्रोडक्ट पे कम्पीट किया जाता है। हमें प्रोडक्ट पे कम्पीट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे प्रोडक्ट से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। हम प्रोडक्ट करते हैं सिंपल, हमारी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। वैल्यू एडिशन होगी तो लोग हमारे प्रोडक्ट लेंगे, जैसे कि सिंगापुर हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया। इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी ऐसी होती हैं जो कि स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स होती हैं और फिर वो लोग अगले कंट्रीज बाय करते हैं और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। देन कम्स मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लीप फ्रॉग टू द इंडस्ट्री 4.0। अब हमें ज़रूरत है कि हम तो वैसे भी 2.0 पे बैठे हैं, तो हमें लीप फ्रॉग करना है, 4.0 की तरफ जाना है। इंडस्ट्री 4.0 का जो कंसेप्ट है, होल इंडस्ट्री ऑटोमेट विद द AI से हम इसको रिलेट करें और हम इसको टेक बेस अपनी इकोनॉमी को बनाएं, टेक बेस इंडस्ट्रीज़ करें। इंडस्ट्री हमारा जैसे कि आपका स्टैटिस्टिक्स है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान को रैंक किया है, 4th रैंक किया है ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि फ्रीलांसिंग सर्विस के अंदर ग्रो कर रही है। ठीक है, और पाकिस्तान जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के स्टार्टअप्स ने $300 मिलियन कलेक्ट किया 2021 के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप वेंचर्स। तो ये सारी जो हमारी ओवरऑल टेक बेस्ड इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है, जो कि इंडस्ट्री 4.0 के साथ हमें उसे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्मार्ट फैक्ट्री आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, AI आ गई, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन्स भी होते हैं। ठीक है, वो बनाने की ज़रूरत है और वो बना भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बन रहा है स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन। ठीक है, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। लास्ट कम्स दी, अगला आ गया आपका अनलॉक दी हिडन पोटेंशियल ऑफ द वेरियस एरियाज। स्लॉटर हाउस का हमें ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करें, मीट को एक्सपोर्ट करें। इंडिया के अंदर हलाल मीट को एक्सपोर्ट करने की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, इसकी मीट की जो एक्सपोर्ट करती है। माइनिंग हो गई, आप मीडियम टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, टेक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, मीट के ऊपर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मिल्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने फाइंड ही नहीं किए हुए। अच्छा, इसके अंदर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत प्रमोट भी हो रहा है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। ठीक है, अगर हमने ग्रो करना है तो इन चीज़ों को प्रमोट करें ताकि इंडस्ट्री एकेडमिया की नॉलेज हम इंडस्ट्री के अंदर प्रमोट करें और इंडस्ट्री से हम इनोवेशन निकाल सकें। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब ये एक आउटलाइन है, ये भी सिंपल वही चीज़ बता रही है जो हमने एक्सप्लेन किया ऊपर डिटेल के अंदर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया ओवरऑल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन है, इंडस्ट्रीज एंड सॉल्यूशंस, इसी को हमने ऊपर देखा है, ऊपर हमने डिस्कस किया ऐसी सारी चीज़ों को। तो यू कैन ग्रो थ्रू इन ओवरऑल वीडियो। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ओवरऑल सॉल्यूशंस देख लिए हमने इसके पहले पार्ट में। हमने पहले पार्ट में इसके कॉजेज़ देख लिए, कॉजेज़ बिहाइंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।